So, hello guys, welcome to your own clinical YouTube channel. Today we will be discussing about a different, basically a non-clinical topic, which is financial awareness for young doctors. Okay, so so what is the purpose of this video? Because during my career, what I have felt is the financial literacy or the financial education, though it is a must know area for young doctors, that is literally lacking. Okay, during our MBBS period or postgraduate period, it is literally lacking. So I thought to emphasize few aspects and share my own experience. ओके, तो इस वीडियो को इंग्लिश और हिंदी दोनों में थोड़ा बहुत देखेंगे। कुछ चीज़ें मैं शेयर करूँगा एंड आप लोग भी अपना अनुभव शेयर करेंगे। ठीक है, अगर कुछ गलत लगे तो बता देना। ठीक है, सो विल बी कंटिन्यूइंग इन दिस वीडियो। कुछ चीज़ों के ऊपर हम थोड़ा ध्यान देंगे, लाइक ये टॉपिक हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, व्हाई इट इज़ इम्पोर्टेंट, first thing. And second thing, the timeline. Particularly, we will compare the medical curriculum versus non-medical curriculums in terms of timeline. Then, regarding risk-taking abilities for medical professionals and non-medicals. Then, a short story regarding our life at 40s, and at last, I'll share my experience. Okay, so let us begin. So, why this topic is important? To understand this question, we need to focus on the timeline of medical curriculum and non-medical curriculum. So, आइए समझते हैं। So basically क्या होता है, at the age of 17 और 18 हम ग्रेजुएशन में एंटर करते हैं, राइट? एट द एज ऑफ 17 to 18 we just enter a graduation program. This is for medical and this is नॉन मेडिकल। फॉर नॉन मेडिकल्स हम ये समझ लेते हैं इधर ये इंजीनियरिंग हो गया या इंजीनियरिंग के बाद कुछ एमबीए वगैरह हो गया, उसके बाद आप एमटेक कोई कर रहा है, कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहा है, कोई यूपीएससी वगैरह कर रहा है एंड कोई बिजनेस कर रहा है। बिजनेस यूपीएससी ये सबको थोड़ा हम अलग रखते हैं। ठीक है, चलो। तो अगर टाइमलाइन को कंपेयर करें, अगर कोई बंदा एक मेडिकल प्रोफेशन में जाता है तो एट द एज ऑफ 17 और 18 वो ग्रेजुएशन प्रोग्राम में एंट्री करता है एंड ग्रेजुएशन खत्म होता है ऑन एन एवरेज 24 एज ग्रुप में, राइट? तो ग्रेजुएशन बन गए। तो दूसरे प्रोफेशन में अगर कोई ग्रेजुएशन कर रहा है तो उसका ऑलमोस्ट 3 साल में खत्म हो जाता है, राइट? सो दैट इज बेसिकली एट द एज ऑफ 21 to 22। तो ठीक है, उसके बाद या तो कोई दूसरे प्रोफेशन में डायरेक्ट जॉब करता है, मोस्टली इंजीनियरिंग कैंडिडेट्स, बीटेक कैंडिडेट्स दे गो फॉर जॉब, और फॉर 2 to 3 years हायर एजुकेशन लाइक एमटेक करता है, कोई मास्टर करता है, एमएस करते हैं, उसके बाद जॉब ज्वाइन करते हैं, राइट? ओके, बट मेडिकल प्रोफेशन क्या होता है, एट द एज ऑफ 24 फिर लग जाते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन में, राइट? तो एक आधा साल का प्रिपरेशन भी कभी कभी हो जाता है। कुछ लोगों का तो पोस्ट एमबीबीएस बंड भी होता है स्टेट में सर्व करने के लिए, राइट? सो एज हो जाता है हमारा 27 to 28। ओके, राइट। सो जो दूसरे प्रोफेशन में थे 21-22 एज में उन्होंने ग्रेजुएशन कर लिया था एंड इधर कुछ लोगों ने जॉब ज्वाइन कर लिए और 2-3 साल उन्होंने कुछ हायर एजुकेशन किया। तो एट द एज ऑफ 27 दे मस्ट बी डूइंग ए जॉब, राइट? विथ एज हायर एजुकेशन और विदाउट हायर एजुकेशन। जो लोगों ने डायरेक्टली ज्वाइन किया होगा एटलीस्ट एक या दो स्विच तो कर लिया होगा, है ना? ये मतलब ऑन एन एवरेज हम प्लान करते हैं। एग्जाम्पल्स कैन एग्जिस्ट फ्रॉम बोथ द स्पेक्ट्रम, बट ऐसे एज ए इन जनरल हम टाइमलाइन डिस्कस कर रहे हैं विथ ऑल द ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द प्रोफेशंस। ओके, चलिए उसके बाद
सो एट द एज ऑफ 27 हम थोड़ा कंपेयर करते हैं, ठीक है, मेडिकल वर्सेस नॉन मेडिकल प्रोफेशन, ठीक है। सो एट द एज ऑफ 27 जो नॉन मेडिकल प्रोफेशन में है, मान लीजिए 3-4 इयर्स जॉब हो चुका है ऑलमोस्ट, तो एक दो बार गोवा का वैकेशन हो चुका है, मैरिज का प्लानिंग या तो चल रहा है या तो हो गया है, राइट। ओके, दे आर प्लानिंग फॉर सेटलिंग डाउन। सो इस साइड में क्या होता है, एट द एज ऑफ 27 अभी हमारा तैयारी चल रहा है भाई, पीजी तो कर लिया, सुपर स्पेशलिटी क्या करेंगे, एमडी के बाद डीएम एमसीएच तो करना है ना। तो डीएम एमसीएच कहाँ करें, कैसे करें, उसके लिए चल रहा है हमारा तैयारी। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहता है, एक आधा साल का तैयारी लगे, डिपेंडिंग अपॉन नीट एसएस एग्जामिनेशन एंड ऑल, तो एट द एज ऑफ 30 to 31 में भगवान की कृपा से हमारा खत्म हो जाता है सुपर स्पेशलिटी। तो अब आप बन जाते हो सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर, इधर कार्डियोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, नेफ्रोलॉजिस्ट, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट और सिटी बेस्ड सर्जन, वास्कुलर सर्जन और प्लास्टिक सर्जन और सो ऑन। ओके, देन अगर आप गवर्नमेंट में जाते हो तो अलग बात है, उसका थोड़ा कंसिडरेशन अलग रहेगा। तो प्राइवेट या छोटा मोटा कॉरपोरेट की बात करते हैं, हम ये कंसिडर नहीं कर रहे हैं जो लोग सोच रहे हैं मतलब खुद का सेंटर या खुद का सेटअप डालने के लिए, या जिनका फैमिली का कुछ खुद का सेटअप है या कुछ फ्रेंड्स मिलकर सेटअप बनाए हैं, उनका सेटअप अलग है, वो चीज़ें हम यहाँ कंसिडर नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ उसके बाद डॉक्टर साहब ज्वाइन किए अपना जॉब में, चले गए कॉरपोरेट, इधर एज ए जूनियर कंसल्टेंट और एसोसिएट कंसल्टेंट, ठीक है। सो एट द सेम टाइम इस साइड में क्या हो रहा है, और 3 साल बीत गया, तो इसका जॉब ऑलमोस्ट इस प्रोफेशन में हो गया 6 to 8 ईयर, ठीक है। बच्चा बच्चा हो गया, उन्होंने प्लानिंग वार्निंग कर लिया था जो करना था, एंड 6 to 8 ईयर जो जॉब हो गया, उन्होंने थोड़ा बहुत सेविंग का प्लान कर चुके होंगे इस दौरान, ठीक है। सेविंग हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, कोई स्टार्टअप हो गया, तो ये सब प्लानिंग साइमल्टेनियसली चल रहा है, ठीक है। तो ये रहा बेसिक टाइमलाइन डिफरेंस बिटवीन मेडिकल एंड नॉन मेडिकल प्रोफेशंस। ओके, सो साइमल्टेनियसली कुछ चीज़ें जो होता है, अल्टीमेटली हमारा कंक्लूजन ये है। तो आप जब मार्केट को निकलते हो एज ए फुल फ्लेजेड डॉक्टर, सो कॉल्ड डॉक्टर, एट द एज ऑफ 31 to 32, उसके बाद कुछ कुछ लोगों को कुछ एक आधा फेलोशिप वेलोशिप भी करना होता है, और कहीं एक्सपर्टीज लेना होता है। अच्छा, मैंने ईयर्स भी थोड़ा बहुत सीखा नहीं, वहाँ जाके डॉक्टर XYZ के अंडर थोड़ा बहुत ERCP कर लेता हूँ, ठीक है। एंड एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड भी थोड़ा सीखना है मुझे, न्यू साउथ वेल्स जाना है, वहाँ भी कुछ सीख लेता हूँ, ठीक है। तो ये सिलसिला चलने के बाद एट द एज ऑफ 34 to 35 हम एंट्री करते हैं सो कॉल्ड प्रॉपर जॉब में, राइट। बट दूसरी तरफ अगर ये टाइमलाइन आपने कंपेयर किया, तो एट द एज ऑफ 34 to 35 उनका ऑलमोस्ट 10 ईयर्स जॉब हो गया, एंड दे आर प्लानिंग, अरे भाई बहुत हो गया, हमें अभी रिटायरमेंट करना है, तो उसके बारे में कुछ सोचेंगे। तो उनका इन्वेस्टमेंट कुछ चल रहा होगा, म्यूचुअल फंड हो, कुछ जमीन हो, प्रॉपर्टी हो, XYZ जो भी हो, तो दे आर प्लानिंग टू गो स्लो, ठीक है। जो भी 8-10 साल, 5 साल, 6 साल, डिपेंडिंग अपन अपना अपना रिस्क टेकिंग कैपेसिटी, थोड़ा बहुत कुछ करके 40-45 तक हमें रिटायरमेंट करने हैं भाई, और नहीं हो पाएगा ये जॉब, ठीक है। तो ये रहता है स्ट्रेटेजी। तो जो चीज़ें वो लोग एट द एज ऑफ 35 सोच रहे हैं, हम वो चीज़ शुरू भी नहीं कर रहे हैं एट द एज ऑफ 35, ठीक है। तो हम जॉब शुरू कर रहे हैं एट द एज ऑफ 35, बट वो लोग जॉब छोड़ने के बारे में प्लान कर रहे हैं, सेटल डाउन होने के बारे में प्लान कर रहे हैं, रिटायरमेंट होने के बारे में प्लान कर रहे हैं एट द एज ऑफ 35। ये चीज़ें यूनिवर्सल नहीं है, जस्ट ए ओवरऑल कंपैरिजन, राइट। सो देयर इज ए गैप ऑफ ऑलमोस्ट 8 to 10 ईयर्स। ये गैप कहाँ पर है, गैप ऑन द बेसिस ऑफ
बिगिनिंग ऑफ कैरियर इन टर्म्स ऑफ इनकम। ठीक है, पीजी में, एसआरशिप में, इंटर्नशिप में भी स्टाइपेंड वगैरह मिलता है, बट वो कितना मिलता है ये सबको पता है। ठीक है ना। कोई अगर अच्छा खासा सेंट्रल इंस्टीट्यूट में होते हो तो जितना पैसा या स्टाइपेंड मिलता है वो थोड़ा बहुत दो तीन लोगों का फैमिली के बाद, उसके बाद नो सेविंग या ऑलमोस्ट 10K अगर निकाल पाते हो मंथली बहुत है। और अगर स्टेट कॉलेजेस की बात करें यार, डीएनबी के स्टाइपेंड की बात करें, अभी कितना चल रहा है, 60 to 70 और 80 मैक्सिमम चल रहा होगा। अगर सिंगल हो फिर तो अलग बात है, अगर फैमिली है फिर तो ठीक है। तो ये रहता है बेसिक डिफरेंसेस। ओके, सो और एक बड़ा डिफरेंस रहता है, डिफरेंस इन रिस्क टेकिंग एबिलिटीज, राइट। मान लीजिए आफ्टर ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो इस साइड रहा मेडिकल, इस साइड रहा नॉन मेडिकल। तो आपका ग्रेजुएशन खत्म होते होते लगभग 25 ईयर हो जाता है। इस साइड में ग्रेजुएशन खत्म हो जाता है 21 से 22, राइट। तो मान लीजिए अगर आपको लाइफ में कुछ हट के करना है, आप सोच रहे हैं मुझे, चलिए मान लेते हैं यूपीएससी की तैयारी करनी है। किसी को लगेगा मेरे को स्ट्रीम चेंज करना है, मेरे को स्टॉक मार्केट सीखना है, मेरे को ट्रेडर बनना है, मेरे को बिजनेस करना है। हो सकता है बहुत सारे अपॉर्चुनिटी जा सकते हैं। किसी को लगेगा कि मुझे एमबीए करना है, एडमिनिस्ट्रेशन में जाना है, ठीक है, बोथ फॉर मेडिकल ग्रेजुएट्स और नॉन मेडिकल ग्रेजुएट्स। सो अगर ये सब रिसर्च करना है, जो कि एट द एज ऑफ 21 to 22 ये आसान रहता है, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी इतना ज़्यादा नहीं होता है, फैमिली का भी ज़्यादा कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं होता। चलो कोई बात नहीं, तो 2 3 साल 4 साल तेरे पास टाइम है, जो करना है कर। शादी वादी का भी टेंशन नहीं है। टिल 25 to 27 आप थोड़ा शांति से अपना काम आगे बढ़ा सकते हैं, लाइफ के बारे में और कुछ सोच सकते हैं, राइट। बट इस साइड में क्या होता है, एट द एज ऑफ 25 हम क्या करते हैं, जो और ग्रेजुएट तो हो चुके हैं, इंटर्नशिप खत्म हो गया, इंटर्नशिप के बाद 5,000 अपने अकाउंट में पड़ा है, ठीक है। तो जैसे तैसे करके प्रिपेयर करके पीजी एग्जाम दे दिए थे। नीट के बाद अभी क्या कर रहे हैं, अपने हॉस्टल के फ्रंट में जो चाय की टपरी होती है वहाँ खड़े होके शाम के टाइम अपने सीनियर्स को पूछते रहते हैं कि सर आप बताइए, मानसी में मुझे मिल रहा है पेड़िया, वो ले लूं या एसएमएस जयपुर में ऑर्थो ले लूं। हमारा अलग ही टेंशन चलता रहता है, विथ ऑल द ड्यू रेस्पेक्ट टू बोथ द प्रोफेशंस, राइट। तो इस टाइम में ये जो रिस्क टेकिंग कैपेसिटी होता है ये आपका काफ़ी कम हो जाता है। व्हाट आई मीन टू से, फॉर एग्जांपल 25 26 ईयर एज में आप मान लीजिए कोई बहुत ही टैलेंटेड बंदा है, उसका कुछ प्लान था, मेरे को कुछ सिविल में प्लान करना है उसके रिगार्डिंग, तो पहले उसको लगेगा मैं अपना कैरियर सेट करता हूँ, पहले पीजी करूँगा जो कि 3 इयर्स का है। पीजी खत्म होने के बाद उसका टाइम हो जाएगा 29 ईयर। कितना टाइम बचा सिविल के लिए, तैयारी करेगा, कैसे करेगा भाई, फाइनेंशियल, फैमिली, मैरिज एंड ऑल, वो अलग। तो ये जो रिस्क टेकिंग कैपेसिटी भी होता है ये काफ़ी कम रहता है ड्यू टू दिस बेसिक डिफरेंसेस, राइट। चलो, तो अल्टीमेटली इसे डे नाइट नाइट डे करते करते, ठीक है, हम पहुंच गए एट द एज ऑफ 40। एट द एज ऑफ 40 क्या स्टार्टस है, हम बन चुके हैं कंसल्टेंट या समटाइम्स एसोसिएट कंसल्टेंट, राइट। तो बड़ा डॉक्टर बन चुके हैं हम, और ऑलमोस्ट 5 ईयर हम जॉब कर चुके हैं। तो बहुत बढ़िया महत्वाकांक्षा था हमारा, एमडी के टाइम शादी नहीं करना है, डीएम के टाइम भी नहीं करना है, क्योंकि पढ़ाई हम पर होगी हमारी, ठीक है। फिर हमने मैरिज वैरेज जो भी किया आफ्टर डीएम और एमसीएच, और थोड़ा बहुत कुछ लोग एमडी एमएस के टाइम भी कर लेते हैं, ठीक है। एंड उसके बाद एट द एज ऑफ 40 हमारा स्टार्टस ये होता है, हमारा एक छोटा सा फैमिली है, ठीक है। एक बच्चा होता है, बड़ा वाला 5 साल का और छोटा वाला 2 साल का, ठीक है। तो 5 साल हो गया, हमारा एज हो गया
40। तो एनुअल जो हेल्थ चेकअप हो रहा था हॉस्पिटल में, उससे हमें पता चला कि डॉक्टर साहब आपने ज़िंदगी में बहुत कुछ अचीव किया है, ठीक है। सैलरी तो कितना बड़ा है वो हमें पता नहीं है, बट आपका जो HbA1c वैल्यू है वो काफ़ी बढ़कर आ रहा है, ठीक है। आपका जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो ऑलमोस्ट 170 आ रहा है अभी, और डायस्टोलिक ऑलमोस्ट 100 से ऊपर दिखा रहा है, ठीक है। एंड वो जो VLDL LDL क्या था, TG, ये सब भी हायर रेंज में है। तो तब हमें आता है लाइफ में सोचने का मौका मिलता है, राइट। हम सोचना शुरू करते हैं, भाई 40 साल हो गया, शरीर अभी साथ नहीं दे रहा है, तो क्या किया जाए। तो 40 साल में हम जब सोचना शुरू करते हैं, इतना कुछ ज़्यादा तो होता ही नहीं है। ये मैं मान के चल रहा हूँ कि एज ए वी बिलोंग टू ए मिडिल क्लास फैमिली और लोअर मिडिल क्लास फैमिली और समटाइम्स हायर मिडिल क्लास फैमिली, ठीक है। क्योंकि शोबाजी भी करना होता है, डॉक्टर बन गए हैं, ढंग के फ्लैट में रहना है, ढंग की गाड़ी तो चलाना ही है। ऐसे थोड़ी होगा मैं स्कूटी लेके आ जाऊंगा, ना 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 ना, ऐसा तो नहीं होगा। उन्होंने फॉर्च्यूनर लिया, मुझे तो अकॉर्डिंगली लेना है। तो उन्होंने थॉर ले लिया, मुझे तो अकॉर्डिंगली लेना भी है ना, ठीक है। तो XR का लोन लेके 3 BHK के फ्लैट भी तो लेना है ना, ठीक है। तो ये जो VLDL LDL ये सब किया, उसके साथ लोन का जो EMI होता है वो भी महीने में 25 से 30 हज़ार 40 हज़ार चलता रहता है, ठीक है। चले, फिर हमारे मन में क्या आता है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी तो है नहीं, ठीक है। फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी ये कई कारण से हो सकता है। ये जो चीजें डिस्कस किया वो है, दूसरा बड़ा महत्वाकांक्षा कुछ, ठीक है, हमें ये करना है वो करना है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं बैठ के, कंपैरिजन, ठीक है। क्या कंपैरिजन, अरे वो मेरे साथ जो बंदा था ना, उसने आजकल दिन में ना 5 से 6 स्टेंट डालता है ना, महीने का 50 लाख कमाता है वो। क्यों? जो बंदा हमारे साथ एंडोक्राइन कर रहा था, अरे भाई 40 पेशेंट देखता है मॉर्निंग में और 30 देखता है इवनिंग में, ठीक है। अरे महीने में 12 से 15 कमा लेता है, हम कहाँ पैसा कमा रहे हैं, कुछ नहीं हो पाएगा। तो शुरू हो जाता है कंपैरिजन, फिर हम क्या करते हैं, लग जाते हैं रैट रेस में। चलिए भाई क्या करते हैं, संडे को जाके वहाँ एक ओपीडी करते हैं, ठीक है। तो संडे, होली, दिवाली, ये सब भी धीरे धीरे चला गया, ठीक है। उसके साथ अपना जो प्रैक्टिस का क्वालिटी है वो भी धीरे धीरे कम हो जाता है। फॉर एग्जांपल एक सर्जरी है बट वायर सेटअप है, ना ऑक्सीजन सिलेंडर है, ना ढंग का ओटी है, ना ढंग का स्टेरिलाइजेशन है, पैसा भी एडिक्वेट नहीं है, 3 हज़ार देगा, अरे कोई ना, कर लेते हैं, घर बैठे क्या ही कर रहे हैं, उतना तो मिल जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद ये जो छोटे छोटे गोलियां चलता रहता है, डायबिटीज का, और एक ब्लड प्रेशर का, और एक स्टार्टिन ले रहे हैं डॉक्टर साहब रात में, पता भी है ना क्या दिक्कत है, कंसल्टेशन में थोड़ी जा रहा है हमारा, ठीक है। तो एट द एज ऑफ 40 ये सब शुरू हो जाता है और हमारा स्टार्टस अभी ये है, ठीक है। चलिए, तो ये सब मैंने काफ़ी बारीकी से देखा है, अपने फ्रेंड्स, अपने सीनियर्स, अपने कलीग्स, ठीक है। तो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ऑलमोस्ट यही चलता रहता है, ठीक है। तो अभी जो मेरा व्यक्तिगत राय है मैं आपके साथ शेयर करूंगा, आपको पसंद आए तो अच्छी बात है, पसंद ना आए तो भी अच्छी बात है, शेयर करना मेरे साथ, ठीक है, मजा आएगा, राइट। सो मेरे हिसाब से अगर आप मेरे को पूछेंगे कि सर क्या करना चाहिए, फिर फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, पॉइंट 1 इज फाइनेंशियल ओरिएंटेशन होना चाहिए फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, स्टार्टिंग फ्रॉम MBBS और इंटर्नशिप, क्योंकि इंटर्नशिप में थोड़ा बहुत सैलरी मिल जाता है, थोड़ा बहुत स्टाइपेंड टाइप का मिलता है। अभी कितना स्टेट में, कुछ स्टेट में आई थिंक 22-25 तक चल रहा है, एम्स वगैरह में थोड़ा ज़्यादा होगा, ठीक है। क्योंकि वंस अपॉन अ टाइम उस समय तो 5-6 हज़ार, 8 हज़ार, 12 हज़ार ऐसे चलता था, धीरे धीरे बराबर कुछ 20-25 के तक मिल रहा होगा, राइट।
कुछ तो बचता होगा, राइट? 1,000, 2,000, 3,000, 3,000 मान लीजिए, ऐसे जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूँ। मान लीजिए कुछ सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट अप्रोच के हिसाब से, एसआईपी के हिसाब से थोड़ा बहुत आप 3,000 भी शुरू करते हैं पर मंथ, ठीक है, पता भी नहीं चलेगा। मान लीजिए आपने शुरू कर लिया, क्योंकि थोड़ा बहुत कमाई तो होता रहता है इंटर्नशिप के टाइम, हाँ प्रिपरेशन करते हैं उसके बाद तो वो एक आधा साल थोड़ा बहुत तो टाइट रहता है। उसके बाद फिर आप पीजी करते हैं, फिर एसआरशिप और डीएमएमसीएच करते हैं, तो थोड़ा बहुत स्टाइपेंड तो मिल जाता है, ठीक है, पैसा आता भी है जाता भी है अकॉर्डिंगली। तो अगर 3,000 का भी आपने मंथली एसआईपी कर लेते हैं, थोड़ा थोड़ा शुरू करते हैं ड्यूरिंग इंटर्नशिप, तो ये कंटिन्यू करते हैं ऑलमोस्ट 15 साल 20 साल, छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं, चलो 3,000 तो कट रहा है, पता भी नहीं चल रहा। तो अगर आप प्रॉपरली देखेंगे उसको, कैलकुलेटर में कंपेयर करेंगे, तो वो लगभग 3,000 आपने किया। स्मॉल कैप फंड में अगर आपने म्यूचुअल फंड में डाल दिया, स्मॉल कैप फंड रिस्क वाले होते हैं, और रिस्क और कितना रिस्क लेंगे लाइफ में, ठीक है, ये नहीं सोचना है। इस प्रोफेशन में आ रहे हैं मतलब हर चीज आपका तो रिस्क है ही, पूरा लाइफ को तो रिस्क में डाल दिया, पूरा फैमिली पर्सनल लाइफ को तो रिस्क में डाला हुआ है, ठीक है। तो 15-16% रिटर्न मिल सकता है आपको, जो हिस्टोरिकल डाटा है, आप अगर जाएंगे कभी चेक करेंगे तो देखेंगे स्मॉल कैप फंड्स जो है, एक्सिस स्मॉल कैप हो गया, एसबीआई स्मॉल कैप हो गया, या आईसीआईसीआई स्मॉल कैप हो गया, ठीक है, बैंकिंग वाले में बता रहा हूँ। और ये जो फंड्स हो गया डायरेक्ट प्लान, ये सब कई गुना 15, 17, 18, 20, 25% तक भी रिटर्न दिए हैं ओवर ए पीरियड ऑफ लास्ट 10 ईयर्स। और आप सोचेंगे सर ये तो चला जाएगा, 3 साल में तो नेगेटिव दिखा रहा है, 5 साल में तो नेगेटिव, भाई देखना क्यों है तुम्हें 3-5 साल में? डाटा जो है वो बताता है अगर 5 साल आपने होल्ड कर दिया तो आपका रिटर्न नेगेटिव होना पॉसिबल ही नहीं है। मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए जमा किया था, सब कुछ मिला मिला के, 5 साल के बाद ये 1 लाख से कम हो ही नहीं सकता, बढ़ेगा जो वो तो अलग है। तो अगर 3,000 आप डाल देते हो पर महीना, वो चलता रहता है, आप भूल जाते हो, ऑलमोस्ट आफ्टर 15 ईयर, मान लीजिए आपने 23 या 24 ईयर में शुरू किया, उसके बाद आप भूल गए, ऑलमोस्ट एट द एज ऑफ 38 आपके अकाउंट में ये बढ़ते बढ़ते हो जाएगा लगभग 22 लाख रुपया, ठीक है, इतना छोटी भी रकम नहीं है। एक छोटा सा जो डिफरेंस है वो आप क्रिएट कर सकते हो, ठीक है, राइट। चलिए, उसके बाद दूसरा पॉइंट जो है, जो मैं महसूस करता हूँ, ये चीज़ें के ऊपर थोड़ा हमें ध्यान देना चाहिए। वर्ल्ड बियॉन्ड क्लिनिकल्स, पढ़ाई, ड्यूटी, डे नाइट, अप टू डेट क्लिनिकल स्कीज, वीडियोस, लेक्चर्स, हैरिसन डेविडसन, स्किल फ्रॉम आर सुपर सीनियर्स, कहीं हॉस्पिटल का फेलोशिप, कहीं एमआरसीपी कर लेना, एमआरसीएच कर लेना, एमआरसीएच, वो सब चलता रहेगा लाइफ में। उसको छोड़कर भी एक दुनिया है, उस दुनिया में भी कदम रखना है, ठीक है। 12th के टाइम जो क्रिकेट खेल रहे थे वो कहाँ गया, थोड़ा बहुत उसको भी टाइम देना है। खुद का जो पैशन था, आप बहुत स्टोरी बुक पढ़ते थे, कभी कभी उसको बारे में भी सोचना है, ठीक है। यू आर ए वेरी गुड राइटर, कहाँ गया, 6 साल 7 साल हो गया, आप ये लाइफ में ना एट द एज ऑफ 70 और 80 आप ये दोष नहीं दे सकते कि भाई मैं एमबीबीएस कर रहा था, इसके लिए टाइम नहीं मिला ना, आपको टाइम निकालना पड़ेगा बॉस, ठीक है। ये सब पढ़ो, कुछ अलग करो, फैमिली फंक्शन अटेंड करो भैया। आज बताओ, सीधी सीधी कुछ मुझे बताओ, कमेंट में साफ साफ बताओ, कितने लोगों ने अपना फैमिली फंक्शन मतलब ढंग से अटेंड कर पाया, नहीं अटेंड कर पाया। कोई नाइट ड्यूटी कर रहा है, कोई सेमेस्टर एग्जाम दे रहा है, कोई एमडी, कोई बाहर जाके एमडीएमएस कर रहा है, कोई जाके डीएनबी कोई इंस्टीट्यूट में कर रहा है जहाँ उनको छुट्टी नहीं दे रहे हैं, क्लियर है। तो जितने चीजें आपके हाथों में नहीं है वो तो मैं समझ सकता हूँ, वो अलग बात है, ये डिग्री डिमांड करता है, ये प्रोफेशन का खासियत है, मैं इसके अगेंस्ट नहीं हूँ, इट्स पार्ट ऑफ ए जॉब, ठीक है। बट जितना हो सके करो यार, अपना फैमिली को टाइम दो, पर्सनल लाइफ में टाइम दो थोड़ा बहुत, ठीक है, ये सब बहुत जरूरी होता है। टैक्स फाइलिंग सीखो, कितनों को अभी, अगर कोई पोस्ट ग्रेजुएट और पोस्ट डॉक्टर कैंडिडेट हैं, कितनों को खुद का टैक्स फाइलिंग आता है, ठीक है ना। अगर आपको खुद को अपना टैक्स फाइलिंग आता है, अपना घर में अगर पेरेंट्स वगैरह हैं, बड़ा भाई छोटा भाई है, तो 5-6 लोगों का आप टैक्स फाइलिंग का पैसा कम बचा सकते हो, जो कि 20 से 30 हज़ार तक आता है।
आजकल सीए तो लेते हैं ना 3 से 5 हज़ार चार्ज करते हैं ना, तो 5-6 लोगों का टैक्स फाइल खुद ही करो यार, खुद के घर पे पैसा खुद में रहेगा। एक्स्ट्रा स्किल है, सीखने में कितना टाइम लगता है। आजकल तो सारी चीज़ें यूट्यूब में अवेलेबल है, सीखने को चाहो तो आजकल कंटेंट की थोड़ी अभाव है। ठीक है। उसके बाद जो तीसरा पॉइंट हमारा है वो है अपने डिग्री को लेकर, राइट। ये जो हायर एजुकेशन हम करते हैं ना, डिग्रीज लेते हैं, एमडी टीएम और डीएम एमसीएस लेते हैं, एमआरसीपी करते हैं, एफआरसीएस करते हैं, कुछ भी है जो भी है, ये करना है ना ओनली फॉर द पर्पज ऑफ सेल्फ सेटिस्फेक्शन। भाई डिग्री क्यों कर रहे हो? मेरे को मज़ा लगता है, ये सीखना है, मेरा टारगेट है, मुझे ये करना है, मैं इसलिए कर रहा हूँ, दैट्स इट। मेरा मन करता है डीएम एंडोक्राइन में करना है, मेरे को मन करता है कि पीटीसीए करना है, स्टेंटिंग मुझे बढ़िया अच्छा लगता है, इको विको सीखना है, उसमें कुछ आगे बढ़ना है, ठीक है। एसबीएनसी कंट्रोल करना मेरे को चैलेंजिंग लगता है, ठीक है। नोनान सिंड्रोम मैनेज करना मेरे को मज़ा आता है, लीवर ट्रांसप्लांट करना मेरे को मज़ा आता है, इसलिए मैं एमसीएच कर रहा हूँ जाके, ठीक है। तो फॉर द पर्पज ऑफ सेल्फ सेटिस्फेक्शन आप करो। बट बट अगर आप ये सोच रहे हो मैं ये डिग्री कर लूँगा, मेरे को इतना बढ़िया रिकग्निशन मिल जाएगा या इतना बढ़िया कंपनसेशन मिल जाएगा, वो नहीं होने वाला है बॉस। मैं नहीं कर रहा हूँ कि ये करके आपको नौकरी नहीं मिलेगा, वो मिल जाएगा, बट अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा रिकग्निशन मिल जाएगा या बहुत ज़्यादा सैलरी मिल जाएगा, तो ये पॉइंट में आप डिससेटिस्फाइड रहोगे। फिर आपको लगेगा मैंने बहुत कुछ कर लिया, मेरे को अकॉर्डिंगली मिला नहीं। बताओ, ये मेरा बैचमेट था, कुछ पढ़ता नहीं था, अभी एमडी मेडिसिन करके बढ़िया प्रैक्टिस कर रहा है, महीने में 6 लाख कमा रहा है, और मैंने इतना कुछ कर किया, मेरे को 2.5 लाख भी नहीं दे रहे। तो ये चीज़ें चलता रहेगा, ठीक है। तो जो भी डिग्रीज कर रहे हैं, पीडीएफ पीडीसीसी एक्सवाइजेड कुछ भी कर रहे हैं आप कहीं भी जाके, तो सेल्फ सेटिस्फेक्शन पहला क्राइटेरिया होना चाहिए। पैसा मिल थोड़ा बहुत बढ़ सकता है, रिकॉग्निशन थोड़ा बहुत डाउन द लाइन आपको काम को लेकर, आपको एटीट्यूड को लेकर मिलेगा। इनफैक्ट कुछ कॉर्पोरेट्स में आप ये भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि कॉर्पोरेट्स का मॉडल ही अलग होता है। वो लोग थोड़ी बैठे हैं आपको रिकॉग्नाइज करने के लिए, उनको भाई बिजनेस मैन है, उनको दो चीज़ें दिखता है, पीएनएल, प्रॉफिट एंड लॉस, सीधी सी बात है। और उनका जो 1000 10 हज़ार एम्प्लॉय हैं, उनमें से आप बस एक एम्प्लॉय हो, बट आपको लगता है मैं बढ़िया स्टेंटिंग करता हूँ, मैं नंबर 1 कार्डियोलॉजिस्ट हूँ मेरे शहर का। ना भाई, आप उनका बस 10 हज़ार एम्प्लॉय में से एक हो। और आप कितना कंट्रीब्यूट करते हो, मान लीजिए आपने कोई कॉर्पोरेट में 10 लाख रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट करते हो, तो आपको 1/5 ऑलमोस्ट 2 लाख सैलरी मिलता है। जिस दिन आपका कंट्रीब्यूशन 10 लाख से बढ़कर 20 लाख हो जाए, तो उस दिन आपको वो 3 साढ़े 3 तक पहुंचा देंगे, ठीक है। ये तो सिंपल सा मॉडल है, ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखना ही नहीं है। क्लियर? चलिए, उसके बाद साइमल्टेनियसली यू मस्ट थिंक अबाउट अदर सोर्सेस ऑफ इनकम। चलो, अदर सोर्सेस क्या हो सकता है? पुराने टाइम में तो वो कंसेप्ट था ही नहीं। अभी तो चलो यूट्यूब में आपको कुछ आता है, बहुत कुछ, मान लीजिए कुछ, आप नीट क्रॉस करके चले गए, पीजी करने का टाइम थोड़ा बहुत टाइम है, नीट बंदों को आप पढ़ा सकते हो, ठीक है। फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट का एग्ज़ाम होता है, उनके लिए पढ़ा सकते हो। अगर आप एमआरसीपी कर रहे हो, एमआरसीपी के लिए पढ़ाओ बंदों को। क्यों भाई? लोग पैसा देके पढ़ने के लिए भी तैयार हैं, बट वो स्किल भी आप डेवलप करो, वो भी ज़रूरी होता है ना। वो भी एक सोर्स हो सकता है। कोई फ्रेंड्स नॉन मेडिकल या मेडिकल अगर कोई स्टार्टअप कर रहा है, कुछ कर रहा है, आप चाहो तो उसके साथ जुड़ सकते हो, उसका बिजनेस का पार्ट बन सकते हो। पूरा टाइम नहीं दे सकते, मैं मानता हूँ, बट थोड़ा बहुत इंटरेक्ट करो, जानो चीज़ों को, समझो, हाँ भाई दुनिया में ये चीज़ें हो रहा है, ठीक है। जैसे कि पहले डिस्कस किया, टैक्स फाइलिंग आप सीखो, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट के लिए थोड़ा बहुत टाइम दो, सीखो। स्टॉक मार्केट होता है यार के बहुत सोर्सेस तो अवेलेबल है, यूडेमी अवेलेबल है, और बहुत सारी वेबसाइट्स अवेलेबल है, सर्च करके देखो यार कभी, बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है। 500 500 1000 1000 रुपया में इतना बढ़िया बढ़िया कोर्सेस अवेलेबल है खुद को शार्पन करने के लिए। ये सब चीज़ें आप कर सकते हो चाहो तो। और धीरे धीरे सेकंड सोर्स ऑफ इनकम जो होता है वो शुरू हो, मतलब फुल फ्लेजेड होने में टाइम लगेगा। मैं नहीं कह रहा हूँ कि 2 दिन में आपको उससे बढ़िया इनकम आ जाएगा, बट ड्यूरिंग योर पोस्ट ग्रेजुएशन टाइम और बिफोर दैट यू शुड थिंक अबाउट ऑल दिस थिंग्स, एटलीस्ट ओरिएंटेशन होना जरूरी है। फिफ्थ पॉइंट विच इज आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, पर्सनल लाइफ एंड फैमिली लाइफ मस्ट नेवर बी नेग्लेक्टेड। ये याद रखना मेरे बात, अगर आपने कोई डिग्री कर रहे हो
कोई भी डिग्री, कोई भी करिकुलम, ये हर प्रोफेशन के लिए ये बातें एप्लीकेबल है। अगर ना ये इसके लिए आपको फैमिली लाइफ, पर्सनल लाइफ को हर वक्त सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है, नहीं ये मैं मानता हूँ, कुछ चीज़ें सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, ये जायज़ है। बट अगर हर वक्त आपको ये सब सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है, खुद का एट द एज ऑफ 40, जैसे हमने डिस्कस किया, खुद का हेल्थ खराब है, फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहे हैं, अपने शेड्यूल को लेकर खुद आप खुश नहीं हो, चाहते हो वेकेशन जाने के लिए बट छुट्टी नहीं है, ठीक है, तो क्या फ़ायदा भाई ये सब प्रैक्टिस का, ये प्रोफेशन का, ये सब डिग्रीज का, ठीक है ना। तो हाँ, और एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैंने देखा हुआ है, कुछ चीज़ों को ना हम लोग काफ़ी बढ़िया तरीके से ग्लोरीफाई करते हैं। फॉर एग्जांपल, एक मेरा फ्रेंड है, वो एक ऐसे स्टोरी बता रहा था, यार मैंने ना अपने एमएस के टाइम, वो एक सेंट्रल इंस्टीट्यूट है, नाम नहीं बताऊंगा, तो वो उसने बताया कि मैंने अपने फर्स्ट ईयर में एक भी छुट्टी नहीं लिया, जबकि 30 लीव्स होते हैं, मैंने एक भी नहीं लिया। मतलब ये चीज़ों को बता के हम जस्ट ग्लोरीफाई करना चाहते हैं कि हमने इतना लेबरस पीजी टाइम स्पेंड किया। क्या मतलब इसका भाई? अरे गवर्नमेंट ने आपको रूल बना के, प्रोटोकॉल बना के दे रहा है कि डॉक्टर साहब आपने बहुत काम कर लिया, साल में आप 3 छुट्टियां ले सकते हैं, खुद को, फैमिली को, बीवी बच्चों को, रिश्तेदारों को टाइम दे सकते हैं, कुछ नहीं तो घर में सो सकते हैं 10 दिन, ठीक है, कुछ नहीं करना तो अलग बात है। बट चलो ठीक है, आपने किया, वो मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ, बट ये चीजों को ग्लोरीफाई क्यों करते हो? आज भी मैक्सिमम जगह में डॉक्टर्स के जो ड्यूटी आवर्स है, पता है कितना होता है? सेंट्रल इंस्टीट्यूट में ऑन एन एवरेज 10 to 14 आवर्स पर डे होता है, ठीक है। तो हफ्ते में बंदा 60 से 70 घंटा तो मिनिमम, मैं नाम नहीं लूंगा, पर अगर डाटा में अभी दिखाऊं ना आपको, ये कैन एक्सिड फ्रॉम आर मोर देन 100 आवर्स पर वीक। इनफैक्ट स्टेट सेटअप में भी मोर देन 70 आवर पर वीक कॉमन होता है। भाई कोई एक प्रोफेशन बताओ जहाँ कोई बंदा मोर देन 100 आवर्स पर वीक काम करता है, और उस प्रोफेशन के लोग इस चीज़ों को ग्लोरीफाई करते हैं। भाई ग्लोरीफाई करके मिलता क्या है अल्टीमेटली? क्या मिलता है मेरे को बताओ? अल्टीमेटली आपको मिलता है एक बहुत ही बढ़िया एसबीएनसी मोर देन 10, है ना, एलडीएल, बीएलडीएल, टीजी, उसके साथ बड़ा हुआ एसबीपी, कभी कभी डायस्प्लिक भी, इतना ही तो मिलता है ना, और क्या मिलता है बताओ? और क्या मिलता है? पेपर तो पढ़ते होंगे, न्यूज़ व्यूज़ देखते होंगे, एट द एज ऑफ 40 कोई डॉक्टर चला गया, 42 में कोई कार्डियोलॉजिस्ट चले गए, क्यों भाई? पर्सनली जितना मेरा आइडिया है, ये प्रोफेशन सबसे ज़्यादा स्ट्रेसफुल प्रोफेशन है। तो इस प्रोफेशन को स्ट्रेस कैसे मैनेज किया जाना चाहिए, स्ट्रेस कैसे कैसे कम होना चाहिए, इसकी ज़रूरत है। बट हम आज के टाइम में भी, सारे नहीं है बट कुछ लोग हैं इस प्रोफेशन में, जो लोगों ने भी इस चीज़ों को बहुत ही ग्लोरीफाई करके रखा है। अरे हमारे एमडी के टाइम में हमने ऐसे ऐसे कर रहे थे, ठीक है ना, इसके ऊपर मैं बताऊंगा तो और 1 घंटा लगेगा। एनीवेज, ये 5वां एस्पेक्ट जो है, पर्सनल फैमिली लाइफ नेग्लेक्ट होना नहीं चाहिए एट एनी कॉस्ट, ठीक है। चलिए उसके बाद जो लास्ट एस्पेक्ट है वो है मेडिको लीगल एस्पेक्ट। थोड़ा बहुत आपको आइडिया होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इंडेमनिटी इंश्योरेंस क्या होता है, मेडिको लीगल एस्पेक्ट्स क्या होता है, जो काम कर रहे हो डॉक्यूमेंटेशन का क्या रोल है, इसके ऊपर इतना ज़्यादा आइडिया नहीं होता है एटलीस्ट ग्रेजुएशन का टाइम, तो इसके ऊपर भी थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। क्योंकि अगर मान लीजिए कोई एक मिडिल क्लास का डॉक्टर जो कि एक मेडिको लीगल केसेस में फंस गया और 1 CR का कंपनसेशन आ गया, और अनफॉर्चुनेटली उसका इंडेमनिटी इंश्योरेंस नहीं है, किसी ने गाइड नहीं किया, फिर जमीन बिक जाएगी, ठीक है, पेरेंट्स बर्बाद हो जाएंगे, वो तो बर्बाद हो जाएगा क्योंकि कैरियर शुरू कर रहा है, ऐसा कुछ हो गया तो उसका तो कैरियर पे वाट लग गया, उसका जिंदगी भर कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा। उसको तो अभी तक लग रहा था कि मैंने मेहनत किया, ये किया, वो किया, ये सीखा, ये पढ़ा, हरिसन को पूरा बढ़िया से समझा था, पढ़ा था, उसने तो अपना जिंदगी की ये हिस्सा देखा ही कहाँ था।
ठीक है। तो ये चीज़ों के ऊपर भी थोड़ा बहुत ध्यान देना है, ठीक है। कुछ इंस्टीट्यूट्स है जिनके मेडिकल कुछ कोर्सेज भी उन्होंने स्टार्ट किया हुए हैं फॉर डॉक्टर्स रिगार्डिंग मेडिको लीगल एस्पेक्ट, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मेडिकल लॉ एंड एजुकेशन, पीजीडी, एमएलई। हाँ, इस तरह का बहुत कुछ कोर्सेज हैं, इसके ऊपर भी थोड़ा बहुत ध्यान दे सकते हैं। कभी टाइम मिलता है तो डिस्टेंट मोड में हो जाता है, चाहे तो ये सब चीज़ों को थोड़ा बहुत पढ़ सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं, आइडिया लगा सकते हैं। प्राइवेट में जाना है तो ये सब चीज़ों के ऊपर भी बहुत 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 ध्यान देना है, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही। चलिए, आप लोगों ने काफ़ी पेशेंस के साथ ये वीडियो देखा, आई मस्ट थैंक यू ऑल। बाकी अगर मैं कुछ और कर सकता हूँ कमेंट में बताइए। इफ़ आई कैन हेल्प यू बाय एनी मीन्स आई विल बी मोर देन हैप्पी। ओके, थैंक यू।